नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली बड़ी खबर, भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं। वे चाहे सामान्य जन हो, नीतिगत जानकारी हो या देश हो या फिर संस्थान हो। दूसरी खबर, देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सोमवार को दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है, लेकिन इस बार का सत्र कई मायनों में अलग है। इस बार आम आदमी पार्टी विधानसभा में विपक्षी तेवर दिखाती नजर आ रही है। वहीं तीसरी खबर, राजस्थान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा से 6 कांग्रेस विधायकों को निलंबित किए जाने के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। चौथी खबर, राजधानी महाकुंभ का आज 43वां दिन है। मेला खत्म होने से 2 दिन और बचे हैं। दोपहर 2 बजे तक 91 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। संगम स्टेशन से लेकर संगम तक भीड़ ज्यादा थी। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं। वे चाहे सामान्य जन हो, नीतिगत जानकार हो या देश हो या फिर संस्थान हो। पिछले कुछ हफ्तों से जो कमेंट आए हैं वो भारत के हर निवेश का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। विश्व बैंक ने कहा कि भारत आने वाले सालों में से ऐसी ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। मोदी ने कहा कि यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। यह भी कहा, जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं वहीं भारत नतीजे लाकर दिखाता है। पीएम मोदी ने एमपी को लेकर कहा, जहां कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक नहीं चल पाती थी, वो एमपी आज देश की ईवी क्रांति के लीडिंग में से एक है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख ईवी एमपी में रजिस्टर्ड हुए। ये करीब 90% ग्रोथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मध्य प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। कृषि क्षेत्र में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है और खनिज संसाधनों के मामले में भी टॉप 5 राज्यों में आता है। मां नर्मदा के आशीर्वाद से समृद्ध यह प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बीते 2 दशकों में एमपी ने व्यापक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, जिससे यह देश के अग्रणी राज्यों में से शामिल हो रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए हैं। कृष्णा, पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया और साथ ही मध्य प्रदेश कहा गया है कि जो समय है मध्य प्रदेश के निवेश के लिए सबसे अच्छा है। बिल्कुल, देखिए, आज भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया और उसी के साथ मध्य प्रदेश में निवेश की अनंत संभावनाओं को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में व्यवसाय को लेकर अनंत संभावनाएं हैं। वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो नीति है उसके नीतियों में बदलाव किया गया है और जो निवेश करेंगे उनको पूरी सुविधाएं मध्य प्रदेश में दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज करने के लिए पूरा ये आयोजन है, 2 दिवसीय आयोजन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन किया है, जिसमें कई बड़े उद्योगपति नामी चेहरे आए थे, जिसमें अदानी ग्रुप और अन्य ग्रुप शामिल है। वहीं कल भी बड़े ग्रुप आएंगे। कल इस जो समारोह है इसका समापन दिवस होगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। निश्चित रूप से जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की नजरें इस समय भारत पे है और भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ पर है कि किस तरह से भारत इकोनॉमिक ग्रोथ है और किस तरह से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए यहाँ अनंत संभावनाएं हैं और विकसित भारत में मध्य प्रदेश का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ कृषि हो, खनिज हो और दूसरी संसाधन है, यह महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, सोलर प्लांट का उन्होंने जिक्र किया है कि सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश के सभी राज्यों में अग्रणी है। तो सबसे बड़ी बात, जो निवेशक है वो यहाँ आके निवेश करें और यहाँ अनंत संभावनाएं हैं।
तो जो यहाँ इन्वेस्टर मीट हो रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया, इसी का पूरा आयोजन है। 50 से ज्यादा देश मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करे, साथ ही मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ये रोजगार के अच्छे अवसर खुलेंगे, साथ ही मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए 50 से अधिक देश, लगभग 60 देश ऐसे हैं जो यहाँ इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए 133 जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आए हैं और अपने अपने जो प्लान है वो प्लान लेकर आए हैं किस तरह से किस क्षेत्र में, चाहे टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, चाहे सोलर का क्षेत्र हो या खनिज का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों में वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। और कई उद्योगपतियों से सरकार की चर्चा भी हो गई है। अब फाइनल कल MOU साइन होना है। अब देखना होगा जब मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता होगी तो वो बताएंगे कि कितने इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन सबसे बड़ी, चाहे एविएशन के मामले में हो, चाहे कृषि के मामले में हो या सोलर के मामले में हो, अधिक से अधिक निवेश आने की संभावना जताई जा रही है। जी, काफी कंपनीज है जो मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करी है, साथ ही जो अडानी ग्रुप है उन्होंने 1 लाख करोड़ पे मध्य प्रदेश के अंदर सोलर टेक्नोलॉजी और थर्मल में इन्वेस्ट किया, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर मील का पत्थर साबित होने वाला है। बिल्कुल, देखिए अडानी ग्रुप ने तो घोषणा कर दी है। सबसे पहले ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हुआ था उसके पहले ही उन्होंने बता दिया था कि मध्य प्रदेश में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं, इसलिए वो 1 लाख करोड़ का निवेश कर रहे हैं। वहीं सोलर प्लांट में अडावा ग्रुप ने भी कहा था कि उनका रीवा और चाहे अन्य क्षेत्रों में है जो इन्वेस्टमेंट उसको और आगे बढ़ाएंगे। टेक्सटाइल में भी इन्वेस्टमेंट की कंपनियों ने रुचि दिखाई है। तो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो निवेश होगा इससे निश्चित रूप से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी। आगे भी आपसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सोमवार को दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है, लेकिन इस बार का सत्र कई मायनों में अलग है। इस बार आम आदमी पार्टी विधानसभा में विपक्षी तेवर दिखाती नजर आ रही है। दिल्ली में विधानसभा का नया सत्र शुरू हो गया है। राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यह पहला सत्र है। विधानसभा का यह सत्र इसलिए भी रोचक होने की उम्मीद है क्योंकि पूरे 1 दशक तक दिल्ली की सत्ता में काबिज रहने के बाद आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। बता दें कि आप पहले ही ऐलान कर चुकी है कि दिल्ली विधानसभा में आतिशी विपक्ष की नेता होंगी। बता दें इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगा दी। ये सही नहीं है। इससे बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है कि आप प्रधानमंत्री की फोटो लगा लीजिए, लेकिन बाबा साहेब की फोटो तो मत हटाइए, उनकी फोटो लगी रहने दीजिए। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असली मानसिकता का प्रमाण, दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण देश के सामने रख दिया है। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाई थी। दिल्ली के हर कार्यालय में, दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में ये फोटो थी। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जो सीएम कार्यालय दिल्ली विधानसभा में, ये 3 महीने पहले की फोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए, और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है। और इस सीएम कार्यालय से
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है और यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि अब बाबा साहेब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री की फोटो लगाई है वहां पर। अरविंद केजरीवाल जी इस तरीके की बातें करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। अगर सबकी जानकारी के लिए यह है कि ये शहीद आजम भगत सिंह की फोटो केजरीवाल जी ने अपने पीछे तब लगवाई थी जब उनकी पंजाब में सरकार बन गई थी। सरकार का कभी भी उद्देश्य नहीं है कि इन महापुरुषों का अपमान करा जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने क्लैरिफाई करा है कि फोटो उसकी कमरे में मौजूद है, वो अपनी जगह से हो सकता है जगह बदल गई हो, लेकिन फोटो वहां मौजूद है। और केजरीवाल जी को इसका इंतजार करना चाहिए कि कल जब रिपोर्ट टेबल होगी सीएजी के, तो उसके बाद उनके पास क्या जवाब होंगे, वनस्पा फोटो की राजनीति करने के लिए। जी, नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी कहा है, सरकार को घेरा और कहा है कि जो सरकार है वो दलित विरोधी है और सिख विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष को यह पता होना चाहिए कि उनका पंजाब में जब सरकार बनी थी तो जनाधार 46% था और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वो जनाधार 26% आ गया था। तो सिखों का कौन कितना सम्मान करता है, क्या जो सिखों के संग अत्याचार हुआ था 1984 में दिल्ली में, क्या केजरीवाल सरकार ने 10 साल में उसके लिए कुछ करा? ये सब जो मुद्दे हैं ना, ये केजरीवाल की सरकार के विरोध में की गई कार्रवाई दिखाती है। लेकिन 1-2 दिन का वेट करना होगा। आज पहला दिन का सत्र का, कल सीएजी की रिपोर्ट टेबल होने दीजिए तो सबको पता चल जाएगा कि कौन कितना विरोधी है, कौन कितना दिल्ली के पक्ष में काम करता था। और आज खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि 4 बजे प्रवेश वर्मा जी मीडिया को लेकर केजरीवाल जी के शीश महल में जाएंगे और दिल्ली की जनता को दिखाएंगे कि शीश महल की सच्चाई क्या थी और क्या नहीं। जी, सत्र में ये भी मुद्दा उठाया गया है कि जो भाजपा सरकार ने वादा किया था कि महिलाओं को 2500 रुपए दिया जाएगा, वो भी अभी तक पूरा नहीं किया है। भाजपा सरकार ने ये वादा करा था तो उसके लिए कम से कम सरकार को 2-4-6 महीने का समय देना चाहिए, क्योंकि आज रेखा गुप्ता जी ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली की सरकार दिल्ली का सारा खजाना खाली करके देगी। लेकिन फिर भी जो वादा है वो मुझे लगता है जरूर पूरा होगा। और अभी जो हम कह रहे हैं इसकी घोषणा नहीं हुई है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय विमेन दिवस मनाया जाता है, उस दिन तक इसकी घोषणा हो जाएगी। और जो प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता से वादे करे हैं वो जल्द से जल्द पूरे करे जाएंगे। लेकिन आज सरकार का सदन में पहला दिन है, अभी तो विधायकों ने शपथ भी नहीं ली। आज शपथ ग्रहण पूरा हुआ है। केजरीवाल सरकार ने 10 साल जो वादे करे थे, जब चुनाव का समय आया तो जनता से माफी मांग ली कि हम इन 3 वादों को 10 साल में पूरा नहीं कर पाए, और नई सरकार को 3 महीने का समय भी नहीं दे रहे हैं अपने वादों को धरातल पे उतारने का। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा से 6 कांग्रेस विधायकों को निलंबित किए जाने के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए गए और पुलिस बल तैनात है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी और 6 विधायकों के निलंबन के विरोध में आज जयपुर में हुआ कांग्रेस का प्रदर्शन समाप्त हो गया है। विधानसभा से निलंबित किए गए 6 कांग्रेस विधायकों को बहाल करने पर सहमति बन गई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। 22 गोदाम सर्किल पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की के बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और विधायकों की बहाली पर बनी सहमति से तनाव समाप्त हो गया है। वहीं आपको बता दें कि जयपुर के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक को निलंबित किए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया और वहीं पर वाटर कैनन से इनका विरोध किया गया। वहीं आपको बता दें जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो काफी आक्रोशित दिखाई दिए और विरोध प्रदर्शन उनका थम चुका है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए गए थे और पुलिस बल तैनात है। वहीं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल गोस्वामी जी जुड़ गए हैं। राहुल जी, जैसे कि जयपुर में देखा गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और अब जो प्रदर्शन है वो थम गया है, अभी का क्या अपडेट है? देखिए,
बात है 21 फरवरी की। प्रदेश के एक मंत्री है अविनाश गहलोत जी, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, इंदिरा गांधी को दादी कहा गया था कांग्रेस की, उसे लेकर मचा बवाल जो है आज 21 के बाद देखिए 24 तारीख होने को आई है, तीसरे दिन भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2-3 रातें बकायदा कांग्रेस के जो है सदस्य हैं विधानसभा के, उन्होंने विधानसभा में ही रात को गुजारी और आज एक निर्णय लिया गया कि राज्य भर के कांग्रेसी आकर के जयपुर में राजधानी में प्रदर्शन करेंगे। उस प्रदर्शन का सामना करने के लिए, उस प्रदर्शन को असफल करने के लिए राज्य सरकार ने भी पूरे इंतजाम किए। पुलिस के जाब्ते थे, बाकायदा उन पर वाटर कैनन डाल करके और उस विरोध को दबाने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं डोटासरा और उनके साथ जो नेता प्रतिपक्ष हैं, इनकी कई दौर की वार्ताएं जो हैं ये बाकायदा सरकार के मंत्रियों से हुई, जोगाराम पटेल जी से हुई और कई मंत्रियों से हुई, परंतु गतिरोध थमा नहीं। अंत में जाकर के वासुदेव देवनानी जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबकी सहमति ली। सहमति के बाद में एक आम सहमति बनने की कगार पर ये बात आई कि इनका निलंबन बहाल कर दिया जाए, परंतु उसमें एक पेच फंस गया। वो पेच ये था कि डोटासरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस का ये मानसिकता थी, उनका ये कहना था कि जिस नेता ने, जिस मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था इंदिरा गांधी जी को लेकर के, उसको लेकर वो खेद व्यक्त करें। अब गतिरोध बरकरार है, हालांकि पूरी संभावना है कि जो है उनकी बहाली, जिनको 6 लोगों को निलंबन किया गया था, उनकी संभव है हो भी जाएगी, परंतु अभी भी राजस्थान के अंदर पक्ष प्रतिपक्ष के अंदर जबरदस्त खींचतान मची हुई है और आज राजधानी जयपुर की सड़कें जाम हो रखी हैं इस प्रदर्शन को लेकर के। प्रदर्शन हालांकि अब तक समाप्त हो चुका है, फिर भी जिस तरीके से वाटर कैनन छोड़ा गया और जिस तरीके से खींचतान पुलिस और इनके बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई कांग्रेसियों के बीच, उससे शहर का माहौल, जयपुर का माहौल थोड़ा अफरा तफरी का बचा हुआ है। हाँ, पर अभी तक भी जो 6 विधायक निलंबित किए गए थे, उनका जो बहाली है वो नहीं किया गया है। हाँ, वो प्रक्रिया चल रही है। निलंबन मैंने आपको बताया ना, ये पेच फंस गया है। वो कह रहे हैं कांग्रेसी की जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया, जिस मंत्री ने, अविनाश गहलोत जी ने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को लेकर के वो खेद जाता है, परंतु दोनों के बीच अपने अपने स्टैंड में दोनों अड़े हुए हैं। तो जब तक ये गतिरोध दूर नहीं होगा, जब तक दोनों की सहमति ना बन जाए मिल बैठ करके, विधानसभा अध्यक्ष स्टिक भी है, परंतु विधानसभा चलाने के भी मुद्दों को लेकर के विधानसभा चल रही है और ऐसे संवेदनशील इशू है जो राजस्थान की सरकार के और राजस्थान की जनता के बीच सीधा तालमेल है, जनता के हित की बातें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि गतिरोध भी दूर हो जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अगली खबर आपको बता दें, हम प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ का आज 43वां दिन है। मेला खत्म होने से 2 दिन और बचे हैं। दोपहर 2 बजे तक 91 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। संगम स्टेशन से लेकर संगम तक भीड़ ज्यादा थी। दोपहर तक भीड़ घटना शुरू हुई थी। 13 जनवरी से अब तक 62.97 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने संगम स्नान किया। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी महाकुंभ पहुंची। उन्होंने परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भागवती सरस्वती का आशीर्वाद लिया। वहीं बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने भी महाकुंभ में आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव किया। उन्होंने परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद सरस्वती जी और साध्वी भगवती सरस्वती जी से भेंट वार्ता की। मशहूर अभिनेत्री सोनाली बिंद्रे भी अपने परिवार के साथ महाकुंभ 2025 में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंची। उन्होंने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर आस्था और आध्यात्म का अनुभव किया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता नन्हे सिंह जुड़ गए हैं। नन्हे सिंह, आज महाकुंभ का 43वां दिन है और कुछ दिन ही शेष बचे हैं और वहां पर जो एक्ट्रेस है कैटरीना और अक्षय कुमार ने भी संगम में डुबकी लगाई है। जी, बताना चाह रहे हैं, त्रिवेणी संगम में लगातार जो श्रद्धालुओं का आस्था जो है वो अपार बढ़ता जा रहा है। लगातार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक जो महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, उसमें अभी कई आयोजन कंप्लीट और लास्ट आयोजन कर सकते हैं। जो लास्ट पर्व है, महाशिवरात्रि है, वो जो है 26 फरवरी को है
और 26 फरवरी की तैयारी के लिए लगातार प्रशासन भी यहाँ अलर्ट मोड पे है। कई जगह बैरिकेडिंग किए गए हैं, रूट डाइवर्ट किए गए हैं। देखा जाए जिस तरह त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है, जहाँ फिल्मी सितारे लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज फिल्म अभिनेता यहाँ जो है अभिनेत्री भी आ चुके हैं, जिसका कह सकते हैं कि यहाँ जो फिल्म एक्टर थे वो जो है आस्था की डुबकी लगाने के बाद यहाँ जो प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर के वो जो है आभार प्रकट किए। कह सकते हैं अक्षय कुमार ने जिस तरह से यहाँ स्नान के बाद यहाँ के प्रशासन को भी यहाँ आभार प्रकट करने के बाद सीधा जो है यहाँ के कर्मचारियों का भी आभार प्रकट किया और 2019 जो अर्धकुंभ था उसको भी उससे बेहतरीन महाकुंभ का जो है आयोजन किया, उन्होंने धन्यवाद दिया। लेकिन देखा जाए जिस तरह आस्था की डुबकी लगातार यहाँ पर एक्टर भी लगा रहे हैं और इसी संबंध में यहाँ जो कैटरीना कैफ जो फिल्म अभिनेत्री थी वो आई है, सोनाली बेंद्रे भी आज जो है आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन जो कैटरीना कैफ यहाँ परमात्म चेतन की जो सदानंद महाराज जिस पास गई वहाँ आशीर्वाद लिए और यहाँ जो है कई परियोजनाओं के बारे में जो है उन्होंने जानकारी दी। हालांकि परमात्म चेतन के द्वारा दी गई है, लेकिन इस तरह देखा जाए यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे लोग यहाँ स्नान कर चुके हैं। कह सकते हैं कि लगातार त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो लगातार करोड़ों की संख्या के जो श्रद्धालु हैं वो लगा रहे हैं और कह सकते हैं जो श्रद्धा जो आस्था है उसके लोगों में वो अपार है, वो लगातार तो देखने को मिल रही है। कह सकते हैं जो त्रिवेणी संगम में करोड़ों की संख्या तो इस बार जो संख्या श्रद्धालु है वो लगातार पहुंच रहे हैं और संख्या ये बढ़ती चली जा रही है। आज 43वां दिन है, अभी कुछ देश भी है, कह सकते हैं 45 दिन का पूरा स्नान पर्व था। लेकिन जो महापर्व का जो आयोजन चल रहा है उस महाकुंभ आयोजन जो है कम समय में इतनी ज्यादा संख्या में कह सकते हैं जो 50 करोड़ के ऊपर, इस समय तो लगभग 60 करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं पब्लिक। लेकिन जो 61 करोड़ जो आस्था है ये भारी है, तो सर से 30 किलोमीटर पैदल चलकर आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। कह सकते हैं जो प्राइवेट वाहन हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, सभी पे रूट डाइवर्ट किया गया है, पैदल जा रहे हैं लोग। और कह सकते हैं जिस तरह सर पे काफी संख्या में जो श्रद्धालु है लगातार पहुंच रहे हैं, वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जो घाट बनाए गए आज जो स्वच्छता कर्मियों को जो है 50,000 ज्यादा स्वच्छता कर्मियों को लगाया जाए तो आज का घाट पे जो है वो स्वच्छता कर्मी यहाँ सफाई करते हुए नजर आए। हालांकि बात किया जाए तो त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी लगाने के बाद महाशिवरात्रि लास्ट स्नान पर्व है उसकी तैयारी जो है जोरों पे है और स्नान पर्व के बाद जो है इससे महाकुंभ का आयोजन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ दिन शेष बचे हैं, लेकिन इससे पहले ही कई फिल्म अभिनेता से लेकर जो कुछ देश के माने जाने उद्योगपति भी यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के कैबिनेट मंत्री से लेकर राज्यपाल से लेकर उप निर्वाचन अधिकारी तक डुबकी लगा रहे हैं। बात किया जाए तो आस्था की डुबकी है, करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं देश विदेश के कई जो है यहाँ आ चुके हैं, वो अब लगातार जो दर्शन कर रहे हैं। अब कह सकते हैं जिस तरह जो यहाँ डेलीगेट आए हैं, अभी काशी तमिल संगमम के डेलीगेट आए थे, वो जो है करीब 230 डेलीगेट ने कहा कि आस्था की डुबकी लगाने के बाद कह सकते हैं कि काशी और तमिल और संगम का जो है उन्होंने जो है यहाँ लगातार जो स्नान किया और काशी जो यहाँ पे आ रहा है लगातार कई रूट को जो है काशी की दर्शन कर रहा है और यहाँ जो संगम के स्नान की डुबकी लगा रहा है। हालांकि बात किया जाए तो लगातार जो आस्था है वो लगातार करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है उनकी जो है बरकरार है और 200 किलोमीटर पैदल चल करके सुबह से ही वो जो है संगम त्रिवेणी घाट पे पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं जी। पति पावनी माँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम में उन माँ की पूजा कर रहे हैं। नन्हे सिंह, जो इस बार का महाकुंभ का जो विश्व रिकॉर्ड वो भी टूटा है, अभी तक 62 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा चुके हैं और महाशिवरात्रि और भी ये जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।